आज हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जो सिर्फ एक नाम नहीं, एक छलावा है। एक ऐसी पहेली जिसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें, असली सियासत और वो सच छुपे हैं जो अक्सर तारीख के पन्नों में दफन कर दिए जाते हैं। ईरान, एक ऐसा देश जो आधुनिक दुनिया का रुख तय करता है। तो आइए इस दस्तावेजी रिपोर्ट में इस जियोपॉलिटिकल मेज के बिल्कुल अंदर चलते हैं। मॉडर्न ईरान का सबसे बड़ा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास यही है। एक तरफ इसे दुनिया भर में रेजिस्टेंस यानी विरोध की एक अजीम निशानी माना जाता है और ठीक दूसरी तरफ एक इंतहाई खतरनाक न्यूक्लियर थ्रेट। लेकिन इस पोलराइजिंग हकीकत को समझे बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता और इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, क्योंकि आज के ईरान की असली बुनियाद इसकी सदियों पुरानी तारीख में दफन है। 2500 साल पीछे 539 BC साइरस द ग्रेट ने एक अजीम पर्शियन एम्पायर की बुनियाद रखी। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है और 651 AD में अरब आर्मीज के आने से ससानियन एम्पायर का ऑफिशियली खत्म हो गया। फिर एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 1501 AD साफाविद एम्पायर ने शिया इस्लाम को ईरान का ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर दिया। ये वो टर्निंग पॉइंट था जिसने ईरान को हमेशा के लिए बाकी मुस्लिम दुनिया से अलग कर दिया। इस एंशिएंट हिस्ट्री में साइरस द ग्रेट की लेगेसी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ब्रिटानिका कहती है कि वो दुनिया के पहले ह्यूमन राइट्स रूलर्स में शुमार होते थे। उनका एम्पायर एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैला था। पुरानी सल्तनतें बेशक गिर गईं, पर पर्शिया की गहरी तहजीब जिंदा रही। इस जमीन ने इब्न सीना जैसे साइंटिस्ट पैदा किए जिनकी मेडिकल किताबें सदियों तक यूरोप की यूनिवर्सिटीज का हिस्सा रहीं। 1951 से 1953 ये वो साल हैं जो सदियों की शांति को पूरी तरह निगल गए। 20वीं सदी में इस जमीन के आखिरी हिस्सों में एक ऐसी चीज मिली जिसने जियोपॉलिटिकल खेल ही बदल दिया। ऑयल, बहुत सारा ऑयल। और इस तेल ने ऐसी सियासी आग भड़काई जिसकी तपिश हम आज भी महसूस करते हैं। डीक्लासिफाइड इंटेलिजेंस आर्काइव्स आज ऑपरेशन एजैक्स का एक खौफनाक सच बयान करते हैं। 1951 में प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मोसद्देक ने ईरान की ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया था। तेल पर ईरान का अपना हक। पर यह बात वेस्टर्न पावर्स को मंजूर नहीं थी। फिर क्या हुआ? 1953 में CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने सीधा दखल दे दिया और 19 अगस्त 1953 को मोसद्देक की हुकूमत गिरा दी गई। शाह मोहम्मद रेजा पहलवी दोबारा फुल पावर में आ गए। लेकिन इस इंटरनल इंटरफेरेंस ने लोगों के दिलों में जो गुस्से का बीज बोया, उसने आगे चलकर एक तूफान की शक्ल ले ली। 1979 एक ऐसा साल जिसने पूरे मिडिल ईस्ट की तारीख का रुख हमेशा के लिए मोड़कर रख दिया। ये कहानी है उस इनकलाब की जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। आर्काइवल रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैसे लाखों लोग सड़कों पर निकल आए थे। 1 फरवरी 1979 आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी अपने 14 साल के एग्जाइल से वापस आए और हैरान की बात देखिए, सिर्फ 10 दिनों के अंदर 11 फरवरी को शाह की वो मजबूत हुकूमत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई और ईरान ऑफिशियली एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। इस इनकलाब की शिद्दत क्या थी, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि उस वक्त तेहरान से लाइव रिपोर्ट करते हुए CBS न्यूज के कॉरेस्पॉन्डेंट ने कहा था, ये आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक भूकंपों में से एक है। और ये अल्फाज बिल्कुल सच थे। पूरी दुनिया इस झटके को महसूस कर रही थी। 444 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक गहरा सन्नाटा है, एक खौफनाक इंटरनेशनल स्टैंड ऑफ जिसने आगे की सारी कहानी लिखी। 4 नवंबर 1979 ईरानियन स्टूडेंट्स ने तेहरान में US एम्बेसी पर कब्जा कर लिया। 52 अमेरिकन डिप्लोमैट्स को पूरे 444 दिनों तक हॉस्टेज यानी बंधक बनाकर रखा गया। स्टेट डिपार्टमेंट आर्काइव्स क्लियर करते हैं कि यही वो स्पेसिफिक टर्निंग पॉइंट था जिसने अमेरिका और ईरान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बुनियाद तोड़ दी। इसके बाद ये रिश्ते कभी पहले जैसे नहीं रहे। 1980 इस नई दहाई की शुरुआत एक ऐसी सुबह से हुई जो अपने साथ पूरे खित्ते के लिए मौत और तबाही का एक नया दौर लेकर आई। 1 मिलियन से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा जिंदगियां, ये आंकड़ा इंसानियत की सबसे डार्क तरीन तस्वीरों में से एक बयान करता है। 1980 में सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया और शुरू हुआ 8 साल लंबा एक बेहद खौफनाक युद्ध। यूनाइटेड नेशंस के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि इस वॉर में 1 मिलियन से ज्यादा कैजुअल्टीज हुई।
बीबीसी और ह्यूमन राइट्स वॉच ने डॉक्यूमेंट किया है कि इस दर्दनाक जंग में केमिकल वेपन्स तक का इस्तेमाल हुआ। और दूसरी तरफ इस प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट ने ईरान के अंदर एक इंटरनल नैरेटिव पैदा किया, जिसे उन्होंने होली डिफेंस या मुकद्दस दिफा का नाम दिया। और फिर आता है साल 2002, 21वीं सदी। दुनिया की नजरें एक बार फिर इस खित्ते पर आकर टिक गईं। ये दौर जियोपॉलिटिकल सस्पेंस और एक नए खौफ का था। यहाँ से आगाज होता है मॉडर्न डे डिस्प्यूट का, द न्यूक्लियर डिस्प्यूट। एक तरफ अमेरिका और इजराइल का मानना था कि ईरान सीक्रेटली यानी खुफिया तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान का अपना अलग स्टैंड था। उनका हमेशा एक ही जवाब रहा कि उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पीसफुल एनर्जी पर्पसेस के लिए है। इन दो कंट्रास्टिंग नैरेटिव्स ने पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी को अपनी लपेट में ले लिया। मसले को हल करने के लिए डिप्लोमेटिक कोशिशें हुईं। जुलाई 2015 में वियना में JCPOA साइन हुआ। एक उम्मीद जागी थी कि न्यूक्लियर एक्टिविटीज लिमिट होंगी, लेकिन डिप्लोमेसी का यह ठहराव ज्यादा लंबा नहीं चला। मई 2018 में US प्रेसिडेंट ने ऑफिशियली इस डील से विड्रॉ करने का ऐलान कर दिया। नतीजा, ईरान पर इतिहास की सबसे सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दी गईं, जिसने इस मुल्क को आर्थिक रूप से दुनिया से काट कर रख दिया। इन सब पाबंदियों और इस एक्सट्रीम आइसोलेशन के बावजूद आज के दौर को समझना जरूरी है, मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि आज का ईरान सिर्फ एक अलग थलग देश नहीं है। रॉयटर्स की रिपोर्ट साफ बयान करती हैं कि इन सैंक्शंस के बावजूद ईरान मिडिल ईस्ट में एक इंतहाई पावरफुल जियोपॉलिटिकल प्लेयर बनकर उभरा है। इसने सीरिया, हिजबुल्ला और कई रीजनल मिलिशियाज के साथ अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को बहुत होशियारी से मेंटेन रखा है। ये ईरान का अपना तरीका है पावर बैलेंस बनाने का और जियोपॉलिटिक्स के इस चेस बोर्ड पर अपनी चाल चलने का। लेकिन बाहरी खिलाड़ियों से निपटना एक बात है और अंदर बनती हुई आग का सामना करना बिल्कुल दूसरी। साल 2022 ने उन अहम डोमेस्टिक स्ट्रगल्स को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। महासा अमीनी की मौत ने पूरे देश में एक मैसिव नेशन वाइड प्रोटेस्ट को ट्रिगर किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इस पूरे वाक़े को हेविली डॉक्यूमेंट किया है। इन इंटरनल प्रोटेस्ट ने वुमेन्स राइट्स और फ्रीडम पर एक ऐसी ग्लोबल डिबेट शुरू कर दी जिसने साफ जाहिर किया कि इस आधुनिक स्टेट के अंदर के डायनामिक्स कितने कॉम्प्लेक्स हैं। तो आखिरी सवाल जो इस एक्सप्लेनर के एंड में जरूर गूंजना चाहिए, रेजिस्टेंस, थ्रेट या फिर सुपर पावर्स के दरमियान फंसा हुआ एक मुल्क। ये हिस्टोरिकल पैराडॉक्स आज भी जिंदा है। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, मिडिल ईस्ट की किसी भी सियासत को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक ईरान की इस कशमकश को ना समझा जाए। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स की इस दुनिया में सच अक्सर वो नहीं होता जो दिखाई देता है।